जय हिंद दोस्तों। स्टूडेंटों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम लोग का चर्चा का विषय है वो होगा प्रीलिम्स का एग्जाम यूपीएससी का 5 जून को है और यूपीपीसीएस का 12 जून को है। तो आने वाली जो 3 महीने के आसपास की जो समय सीमा है उसमें हमारी रणनीति क्या होगी, इस पर मैं डिस्कशन करूंगा। तो चर्चा करने से पहले मैं अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम गौरव त्रिपाठी है और मैंने आईआईटी रुड़की से 2018 में अपना बीटेक कंप्लीट किया और 2020 में मैं यूपीपीसीएस में डिस्ट्रिक्ट यूथ वेलफेयर ऑफिसर के रूप में चयनित हुआ हूं। इसके अलावा दोस्तों यूपीएससी में मैं 2 बार इंटरव्यू के स्टेज तक पहुंचा हूं और प्रीलिम्स में मेरे हर बार बहुत अच्छे मार्क्स रहे हैं, नहीं न केवल यूपीपीसीएस में बल्कि यूपीएससी में भी। यूपीएससी की मार्कशीट मेरे सामने आप यहाँ पर देख सकते हैं। 2019 में 126 नंबर है, जबकि 2019 का कट ऑफ था 92 मार्क्स या 98 मार्क्स। आप देख सकते हैं 98 मार्क्स था 2019 का कट ऑफ और मेरे 126 मार्क्स रहे यहाँ पर। और आप देख सकते हैं 2018 में ये जो सिविल सर्विसेज के जो एग्जाम्स हैं उसमें आप देख सकते हैं 128 नंबर रहे हैं जीएस पेपर 1 में, जबकि कट ऑफ इस साल भी 98 के आसपास ही था। ठीक है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, लगभग 98 था। तो आप देख सकते हैं लगभग 30 नंबर अधिक स्कोर करना अपने आप में एक बहुत टफ टास्क है यूपीएससी यूपीपीसीएस के एग्जामिनेशन में। तो आज मैं बेसिकली यही बात डिस्कशन करूंगा कि कैसे हम लोग इस लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं दोस्तों एक क्वेश्चन से ये जो डिस्कशन है एक क्वेश्चन से स्टार्ट करना चाह रहा हूं कि क्या प्री की परीक्षा ज्ञान की परीक्षा है। ठीक है, ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग का एक चर्चा का विषय। आप इस बात को समझिएगा, ऐसा क्यों होता है, जैसे आप देख पाएंगे है ना, कि हम खूब पढ़ते हैं, 12-12 घंटे पढ़ते हैं, 8-8 10-10 घंटे पढ़ते हैं। इवन चलो एक साल में कई बार मेरा सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ, मैं इस बात को एक बार मान सकता हूँ, किनारे कर सकता हूँ। आपके साथ में बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो 3-3 4-4 साल से लगातार तैयारी कर रहे होंगे, फिर भी प्री नहीं क्वालिफाइड हो रहा है। ठीक है, पहली बात तो ये। जो दूसरा क्वेश्चन है मेरे सामने, आप देख सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि एक ही सोर्स से पढ़ने के बाद, है ना, एक ही सोर्स से पढ़ने के बाद लगभग 4 लाख लोग एग्जाम में अपीयर होते हैं। भाई सबने एम लक्ष्मीकांत पढ़ी होती है, सबने स्पेक्ट्रम पढ़ा होता है, ठीक है, सबने जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ी होती है। तो क्यों एक ही सोर्स से पढ़ने के बावजूद केवल लगभग मैक्सिमम 10,000 लोग ही प्री क्वालिफाई करते हैं, है ना, कम ही होते हैं, 7-8 हजार ही होते हैं। मैं बहुत बड़ा रेंज लेके चल रहा हूँ कि 10,000 लोग ही क्यों प्री क्वालिफाई करते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों नहीं होता है कि भैया बाकी लोग में कमी कहाँ रह जाती है, जब हमने सेम लेवल ऑफ नॉलेज गेन किया, हमने सेम पढ़ाई की, तो हमारी कमी कहाँ रहेगी। जो दूसरी बात है, ये आप देख रहे होंगे आजकल रिजल्ट में, अगर आप देख रहे होंगे खासतौर पे इंग्लिश मीडियम में भी अगर आप देखेंगे तो आईआईटी आईएम वालों का ये रिजल्ट बहुत अच्छा क्यों बनता है। खासतौर पे मैं खुद भी आईआईटी रुड़की से हूं, तो मेरे नंबर 128 आ जा रहे हैं, जबकि अन्य बच्चों के क्यों नहीं नंबर 128 आ रहे हैं, भाई क्या कारण है। ठीक है, तो देखिए कारण ये है दोस्तों, अगर हम सीधे सीधे, मैं सीधे आज टू द पॉइंट अपनी बात रखूंगा। ठीक है, और सीधे सीधे अगर कारण देखेंगे, ठीक है, तो कारण क्या है, जो प्री एग्जाम है दोस्तों, प्री एग्जाम क्या है, प्री एग्जाम इक्वल्स टू सिलेबस, ठीक है, प्लस एप्टीट्यूड। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस बात को समझिएगा थोड़ा सा। ठीक है, प्री एग्जाम में ये सिलेबस वाला काम तो हम सभी लोग कर लेते हैं, हमारे पास 50 सोर्स होते हैं, हम करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, हम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, हम कई कोचिंग ज्वाइन करते हैं, कोचिंग में टेस्ट सीरीज लगाते हैं, बहुत चीज पढ़ाई करते हैं। ठीक है, मार्केट से गत्ते का गत्ता नोट्स खरीद के लाते हैं, लेकिन फिर भी हमारा सिलेबस ही कंप्लीट होता है। हम किस चीज को इग्नोर कर देते हैं, किस चीज पे ध्यान नहीं देते हैं, एप्टीट्यूड पे। आप कभी भी प्री प्री एग्जाम देने जाएंगे और जिन लोगों ने दिया होगा उन लोग ये वो लोग ये बात समझ पा रहे होंगे कि प्री एग्जामिनेशन में केवल पढ़ाई वहां पे काम नहीं आती है, वहां पे आपको 2 घंटे के अंदर खुद को संभालना होता है, आपको 2 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चन रीड करने पड़ते हैं। ठीक है, आपको प्रेशर झेलना पड़ता है एग्जाम का, है ना, आपको आपको सही सिलेक्शन करना पड़ता है, आपको एलिमिनेशन मेथड यूज करना पड़ता है, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आते हैं कुछ नहीं आते हैं, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड यूज करना पड़ता है। आपको अपना इंट्यूशन सुनना पड़ता है। जैसे एग्जाम में आप लोग कई बार जो देख रहे हैं ये वीडियो, एक बार कमेंट सेक्शन में भी बताएंगे, कई बार एग्जाम में ये फील आता होगा यार इसका ए सही है ना, ए मारते मारते गए तब बी ओ एम आर भर दिए, नहीं नहीं बी ही सही लग रहा है ना, और घर पे आए ऐसा 10-15 क्वेश्चन में हुआ था, पता चला 13 गलत हो गया। तो ऐसा क्यों होता है, इंट्यूशन। आपको समझ रहे हैं, आपको एग्जाम में क्या जरूरत होती है, एग्जाम के लिए जो एप्टीट्यूड है, देखिए इस बात को थोड़ा समझिए। मैंने कहा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्या है, एप्टीट्यूड प्लस सिलेबस। तो सिलेबस तो हो गया, सिलेबस तो आप कोई भी सोर्स से पढ़ते ही हैं, जो भी आपने आज तक सोर्सेस पढ़े होंगे, सिलेबस की तैयारी अच्छी खासी की होगी।
लेकिन हम लोग किस चीज को इग्नोर कर देते हैं? एप्टीट्यूड को। 100 क्वेश्चन 2 घंटे में रीड करने को। जैसे कई मेरे दोस्त ऐसे हैं जो एग्जाम में 100 क्वेश्चन रीड ही नहीं कर पाते हैं 2 घंटे में। ठीक है। एलिमिनेशन मेथड, कि 4 ऑप्शन आया, 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आता था, उसी को एलिमिनेट करके आंसर निकाल दिया। ये एप्टीट्यूड है। ठीक है। इंट्यूशन को पहचानना, जो अंदर से आवाज आ रही है कि यार ये क्वेश्चन का आंसर यही हो रहा है, मुझे तो यही फील आ रही है, और हमने उसको दूसरा टिक कर दिया और एग्जाम में मेरा गलत हो गया। तो वो चीज एप्टीट्यूड का काम करता है। ठीक है। तो इस चीज पर हम, जो आज का हम लोग का पूरा लेक्चर होगा, वो होगा जिस चीज को हम बार बार इग्नोर करते हैं, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, कि भैया कैसे एप्टीट्यूड ये डेवलप करें प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है। तो यहां पर मैं सीधे सीधे मतलब इस बात को कहना चाहूंगा कि देखिए, एप्टीट्यूड डेवलपमेंट का सीधा सीधा जो जुड़ाव है वो है आपके टेस्ट पेपर सॉल्विंग कैपेबिलिटी से, टेस्ट पेपर सॉल्विंग अप्रोच से। जब आप घर पे प्रैक्टिस करते हो, घर पे इस तरह से प्रैक्टिस करते हो कि एग्जाम में आप प्रैक्टिस इस तरह से घर पे कर रहे हो कि एग्जाम में कोई भी चीज आए आप कर लोगे। एग्जाम क्या होता है? एग्जाम बहुत अनसर्टेन होता है। ठीक है। एग्जाम बहुत ही ज्यादा अनसर्टेन होता है। घर पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो इस अनसर्टेनिटी की, कि एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से आ जाए। कभी कभार यूपीएससी वाले क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछ देते हैं खेल के पुरस्कार से रिलेटेड, और वो भी ऐसा पुरस्कार पूछते हैं जो सामान्यतः हम लोग नहीं ध्यान देते। यूपी पीसीएस वाले क्या करते हैं, स्मार्ट सिटी कितनी है वो पूछ देते हैं। यूपी पीसीएस वाले पूछ देते हैं डेट कौन सी ये योजना लागू की गई। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए तैयारी के लिए यार हम अनसर्टेनिटी के लिए, ठीक है, कैसे तैयार हूं, ऐसे क्वेश्चन के लिए हम अनसर्टेनिटी के लिए कैसे तैयार हूं। तो यहां पर दोस्तों जो निकल के चीज आती है वो आती है कि एग्जाम से पहले एग्जाम की प्रैक्टिस, एग्जाम से पहले एग्जाम का अभ्यास। आप जितना अभ्यास करते हैं, जितना सही तरीके से अभ्यास करते हैं, आपका रिक्वायर्ड एप्टीट्यूड उसी हिसाब से डेवलप होता है। तो मैं सीधे आता हूं अपनी बात पर। ठीक है। कि हम टेस्ट पेपर देंगे एप्टीट्यूड डेवलपमेंट करने के लिए। बात आती है यहां पर भी बहुत इतनी आसान चीजें नहीं है। आप देखोगे मार्केट में टेस्ट पेपर की भंडार लगी होती है। ठीक है। आपको आसानी से बहुत सारे टेस्ट पेपर अवेलेबल होते हैं। बात आती है कि टेस्ट पेपर को लेके हमारा अप्रोच कैसा होगा। ठीक है। टेस्ट पेपर लेके हम करें क्या? क्यों? क्योंकि टेस्ट पेपर भी तो 6 लाख लोग ससुरे सॉल्व भी कर रहे हैं ना भाई। 6 लाख लोग आराम से टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए होते हैं। कोई भी मार्केट में आप देख लेना, लगभग मतलब आप कभी ओपन टेस्ट देख के देखना किसी बड़ी कोचिंग का, देखोगे बहुत सारे लोग ओपन टेस्ट में, मतलब लाखों लोग आपको ऑनलाइन ओपन टेस्ट देते हुए दिख जाएंगे। ठीक है। तो भैया टेस्ट भी ये लोग सॉल्व कर रहे हैं। अब कैसे यूपीएससी वाले या यूपीपीसीएस वाले 8 से 10 हजार लोगों को छाटेंगे? तो उनका छाटने का तरीका क्या है? अप्रोच आप देखिए, किस अप्रोच से हम लोग टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो देखिए आपके सामने अप्रोच है ना, ये आपके सामने अप्रोच है, मैंने इसको लिख रखा है। ठीक है। तो हमें देखिए, हमें क्या करना है, मॉक टेस्ट का यूटिलाइजेशन करना है एग्जाम के एप्टीट्यूड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहां पर मेरा पूरा फोकस है एप्टीट्यूड डेवलपमेंट, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपने अब तक अच्छी खासी तैयारी सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए कर रखी होगी। ठीक है। तो यहां पर मैं आपसे कहूंगा, है ना, यहां पर जो मेरा पहला जो आपसे सजेशन होगा कि आप एटलीस्ट 2 टेस्ट सीरीज उठाइए। ठीक है। एटलीस्ट 2 टेस्ट सीरीज यहां पर आप सेलेक्ट कीजिए। थोड़ा सा तो आप मार्केट से कोई भी 2 टेस्ट सीरीज एटलीस्ट उठाइए। क्यों मैं बोल रहा हूं 2 टेस्ट सीरीज एटलीस्ट उठाइए? देखिए इसके कई सारे फैक्ट हैं, कई सारे कारण हैं। पहला कारण यह है कि क्या होता है, मान लीजिए आपने एक XYZ कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, है ना, मान लीजिए आपने ज्वाइन की, या जैसे यूपीएससी हिंदी भी, जैसे हम लोग भी यूपीएससी हिंदी के लिए भी एक हम लोग टेस्ट सीरीज लॉन्च करते हैं, हम लोग भी टेस्ट सीरीज चलाते हैं। मान लीजिए आपने कोई भी ज्वाइन की, सपोज आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, वहां पर क्या होता है, जो पेपर सेटर होते हैं एक निश्चित अप्रोच से क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे मान लो आपने एक बड़ी कोचिंग की ज्वाइन की, वहां पे आपको लग रहा है कि यार हर बार ये आपने एक टेस्ट दिया और आपके बहुत सारे आंसर गलत हो गए, और आपके दिमाग में आया, आपने जब मॉडल आंसर देखा तो आपके दिमाग में आया कि यार सारे ऑप्शन सही मान लो तो मेरे 70-80 क्वेश्चन सही हो जाएंगे, है ना। आपने थोड़ा सा लॉजिक रीजनिंग लगाया और अगले पेपर में आपने सारे ऑप्शन सही मानने शुरू कर दिए और वाकई में आपके नंबर बढ़ गए। ठीक है। लेकिन एग्जाम में गए तो इसका एग्जाम में इसका उल्टा हो गया। आपका एप्टीट्यूड क्या डेवलप हो गया था? आपका एप्टीट्यूड डेवलप हो गया था कि जितने क्वेश्चन आएंगे मैं सब, जितने ऑप्शन आएंगे मैं सब सही मान लूंगा, मैं सब सही मान लूंगा। लेकिन एग्जाम में हो गया इसका उल्टा। ठीक है। तो इसीलिए हम 2 टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं। तो पहली बात हमारे पास यहां पर ये गड़बड़ी नहीं आती है, क्योंकि 2 टेस्ट सीरीज में अलग अलग लोगों का इनपुट होता है, तो आप अनसर्टेनिटी के लिए वाकई में तैयार हो पाते हैं। तो पहली बात तो ये आ गई।
जो दूसरी बात है, हम क्या करेंगे, दो टेस्ट सीरीज में से एक टेस्ट सीरीज को रखेंगे प्रायोरिटी, ठीक है, एक टेस्ट सीरीज को रखेंगे प्रायोरिटी, इस टेस्ट सीरीज के बेसिस पे अपनी तैयारी करेंगे, है ना। और जो दूसरी टेस्ट सीरीज होगी, जो दूसरी टेस्ट सीरीज होगी, उसको हम क्या करेंगे, एग्जाम मान के कि हम एग्जाम में जा रहे हैं एग्जाम देने। अब क्या करें, एग्जाम देने जा रहे हैं तो एग्जाम देने के अप्रोच से दूसरी टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे। मैं आपको प्रॉपर एग्जांपल के साथ समझाता हूं, थोड़ा सा इस बात को देखिएगा। जैसे मान लो आपने कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, ठीक है, जब सपोज मान लो आपने कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की, तो वहां पे आपके पास शेड्यूल होता है प्रॉपर कि मार्च में ये वाले टेस्ट होने वाले हैं, अप्रैल में ये वाले टेस्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने मान लिया कि मार्च में आपका 18 मार्च को मान लो पॉलिटी का टेस्ट है। अब यहां पर समझना, पॉलिटी का 18 मार्च को आपका टेस्ट है ना। तो आपको क्या करना है, 18 मार्च से पहले पॉलिटी के जो भी आपके पास शॉर्ट सोर्सेस हैं उसको पढ़ना है, ठीक है। 18 मार्च से पहले अपने पॉलिटी के शॉर्ट सोर्स पढ़िए, 18 मार्च को ये टेस्ट दीजिए, ठीक है, 18 मार्च को ये टेस्ट दीजिए। उसके बाद अब इन नोट्स को किनारे कर दीजिए, अब इन नोट्स को किनारे कर दीजिए। करना आपको ये है, जो आपने प्रायोरिटी टेस्ट रखा हुआ है, जो फर्स्ट टेस्ट आपने प्रायोरिटी टेस्ट रखा हुआ है, उसके आपको बनाने हैं शॉर्ट नोट्स। अभी मैं आपको तरीका जल्दी से बताऊंगा कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, ये भी बताऊंगा। तो आपको बनाना है उसका शॉर्ट नोट्स, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपने इसी तरह से पॉलिटी दिया, शॉर्ट नोट्स बनाया, फिर आपने इसी तरह से ज्योग्राफी दिया, फिर शॉर्ट नोट्स बनाया, फिर हिस्ट्री दिया, फिर शॉर्ट नोट्स बनाया। तो ये आपकी प्रायोरिटी वाली जो टेस्ट है वो चीज इससे चल रही है, शॉर्ट नोट्स मेकिंग प्रायोरिटी वाली टेस्ट सीरीज से चल रही है। जो सेकेंडरी टेस्ट सीरीज होगी वो क्या होगी, इसी शॉर्ट नोट्स के बेसिस पर आपको सेकेंडरी टेस्ट देना है। और सेकेंडरी टेस्ट का कोई टाइम शेड्यूल फिक्स नहीं होगा, जब मन करे तब। अचानक से मन हुआ रात में 10 बजे पढ़ते पढ़ते मन हुआ, टेस्ट दे लिया सेकेंडरी, केवल ये शॉर्ट नोट्स रिवाइज करके आपने टेस्ट दे लिया। अभी मैं आपको प्रॉपर शॉर्ट नोट्स का एग्जांपल भी दिखाऊंगा, शॉर्ट नोट्स भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो आपको ये काम करना है। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि हम ये अप्रोच जब लगाएंगे तो हमारा जो रिक्वायर्ड एप्टीट्यूड है उस एप्टीट्यूड पर हम पहुंच पाएंगे। आपको पता भी चलेगा कि वाकई में पहला टेस्ट देकर, जो प्रायोरिटी टेस्ट है, उस प्रायोरिटी टेस्ट को देने के बाद मेरे एप्टीट्यूड में कितना फायदा हो रहा है और सेकेंडरी टेस्ट में मेरे मार्क्स किस प्रकार आ रहे हैं, ठीक है। तो ये बात समझिएगा। अच्छा, शॉर्ट नोट्स क्या होंगे, एक टेस्ट के दोस्तों आपके 3 पेज मैक्सिमम शॉर्ट नोट्स बनेंगे, ठीक है, मैक्सिमम 3 पेज शॉर्ट नोट्स बनेंगे, ठीक है। तो मान लो आपने 30 टेस्ट अगर लगाए तो लगभग 90 पेज के आपके पास शॉर्ट नोट्स हो जाएंगे एग्जाम तक। और ये 90 पेज एग्जाम में आपका अलग लेवल का कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे। एग्जाम देने आप इन 90 पेज के बेसिस पे जाओगे तो आपको लगेगा कि यार आपने दुनिया जीत ली, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूं आपको, है ना। और यहाँ पर पहले मैं आपको शॉर्ट नोट्स दिखा देता हूं, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट एक सैंपल टेस्ट में पहले दिखा के आपसे डिस्कशन करता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए दोस्तों, ये जैसे यूपीएससी हिंदी की जो टेस्ट सीरीज है उसका क्वेश्चन है, ठीक है। तो जिन्हें ज्वाइन करना है वो ये मोबाइल नंबर भी यहाँ पर दिया हुआ है, इन मोबाइल नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो और आप स्टूडेंटो 25 अगर कोड यूज करते हैं तो आपको हमेशा 25% का डिस्काउंट यहाँ पर मिलता है। तो जैसे मान लो ये पहला क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा, मेरे पास समय की लिमिटेशन है, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा स्पीड में आप लोग से ये डिस्कशन करूंगा। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन है कि भारत में इन्वायरमेंट गवर्नेंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए, ठीक है। अब देखो ये मैं टेस्ट एक बार एग्जाम में सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। मैं मान के चल रहा हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता है, थोड़ा बहुत मैंने सिलेबस रीड किया है, अब मैं बैठा हूँ ये टेस्ट देने। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है, स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार एक न्यायोचित अधिकार है तथा यह केवल सर्वोच्च न्यायालय के रिट या आदेश द्वारा ही प्रवर्तनीय है, ठीक है। मैं इंग्लिश में एक बार रीड कर देता हूं, जो हमारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको भी समझ में आए। तो क्वेश्चन ये कह रहा है, राइट टू अ हेल्दी एनवायरनमेंट इज अ जस्टिसिएबल राइट एंड इन्फोर्सेबल बाय रिट और ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ओनली, ठीक है, ध्यान रखिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन मुझे बहुत ज्यादा नहीं समझ में आया मान लो एग्जाम में, तो मैंने क्या पढ़ा, पहली बात ये समझा, जो मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट था कि रिट ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के साथ हाई कोर्ट भी दे सकती है, ठीक है। ये तो भाई सबको पता ही है, बहुत बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक मतलब पॉइंट है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया तुरंत कि भैया भले से चलो राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट मान लो मेरे दिमाग में नहीं क्लियर है कि राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट जस्टिएबल है कि नहीं, छोड़ दो, लेकिन रिट ऑर्डर तो भैया हाई कोर्ट भी दे सकती है, बात तो श्योर है। तो मैं क्या करूंगा, पहला ऑप्शन एलिमिनेट कर दूंगा। अब मैं पहला एलिमिनेट करूंगा तो मैंने ये काट दिया, ठीक है। अब मेरे पास 2 ऑप्शन बच रहे हैं, केवल 2 और 3, केवल 3 और उपयुक्त में से कोई नहीं, ये बच रहे हैं। अब मैंने क्या किया, देखो यहीं से मैं आपको शॉर्ट नोट्स की तरफ भी ले जा रहा हूं। मैंने अगला पॉइंट पढ़ा, है ना, मैंने अगला पॉइंट पढ़ा। अभी देखो आंसर सही है या गलत है इस पे मत जाना, मैं आपको अभी अप्रोच बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। मेरा फोकस पूरा है अप्रोच बताने पे। फिर मैंने क्या किया,
दूसरा ऑप्शन पढ़ा, वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत संरक्षित वनों में जंतुओं तथा वनस्पतियों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का गठन किया गया है। ठीक है, तो मैंने क्या पढ़ा, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 स्टेबलाइज नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना ऑफ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो मैंने ये काम किया यहाँ पर, ठीक है, मैंने ये बात पढ़ी। अब मुझे लगा कि सही बात है यार, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट से ही बना है नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, मैंने ये स्टेटमेंट सही मान लिया, दूसरा सही। अब मैं जो दूसरा सही मानूंगा तो मेरा आंसर क्या मिल जाएगा, देखो दो सही केवल एक ही ऑप्शन में है ही, तो मैं सीधी बात है एग्जाम में तीसरा स्टेटमेंट चाहे पढ़ूं या ना पढ़ूं, देखो एप्टीट्यूड के लिए काम कर रहा हूं, समझना। एग्जाम में अगर मैं एक स्टेटमेंट पे श्योर हूं, मान लो अभी दूसरा स्टेटमेंट सही है या गलत है, मैं उस पर अभी डिबेट में नहीं जा रहा हूं, दूसरा स्टेटमेंट असल में है गलत, जो वाइल्ड लाइफ जो ये बोर्ड है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है, वो 1972 के एक्ट से बना हुआ है, 1972 के एक्ट से बना हुआ है, न कि 1980 के एक्ट से। ठीक है, लेकिन एक बात समझिएगा थोड़ा, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं कि मान लो एग्जाम में आपने दूसरा स्टेटमेंट पढ़ा और आप 100% श्योर हो कि दूसरा स्टेटमेंट सही है, तो आप तीसरा स्टेटमेंट ना भी पढ़ो, आप सीधे बी टिक मारो, आगे बढ़ो। इससे क्या होती है, एग्जाम में आपकी स्पीड बढ़ती है। अब मान लो यहां पर मैंने टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट, और मैंने इसका आंसर बी टिक कर दिया। अब मैं देखूंगा मॉडल आंसर। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों, जो हम लोग का मॉडल आंसर है वो भी एक बार देखिए आप। ठीक है, तो जो मॉडल आंसर है, अब देखिए, तो मॉडल आंसर कह रहा है पहले का आंसर डी है, यानी कोई सही नहीं। ठीक, इसमें पहले बात को पूरा एक्सप्लेन किया गया, पहला पॉइंट को पूरा एक्सप्लेन किया, ठीक है, डिटेल में एक्सप्लेन किया। जो दूसरा है, समझो, तो पहला तो मैंने भी सही किया था, मैंने जब जब एग्जाम में मैं क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो मैंने पहला क्वेश्चन तो सही किया था, पहला पॉइंट तो सही किया था, क्योंकि ये मौलिक अधिकार है, अतः संविधान के तहत उच्च न्यायालय को भी व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों के प्रवर्तन और अनुद्देश्य हेतु, ठीक है, शक्ति प्राप्त है। तो पहला स्टेटमेंट मेरा सही था। ठीक है, पहला स्टेटमेंट मेरा सही था। दूसरे स्टेटमेंट पे आते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, देखो दूसरा स्टेटमेंट क्या है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, क्या लिखा है, ये जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है, एक सांविधिक निकाय है, ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत बना हुआ है। ये मेरा ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, ये मेरा गलत हो गया। अब मैं क्या करूंगा, तुरंत कॉपी पेन उठाऊंगा, शॉर्ट नोट्स इसके बनाऊंगा, और मैं शॉर्ट नोट्स में क्या लिखूंगा, लिखूंगा कि मेरा एग्जाम में गलत हुआ था। पहली बात, पहला पॉइंट, ये गलत हुआ। क्या गलत हुआ, मैंने 1980 ही मान लिया, 1980 ही मान लिया, है ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को, जबकि ये 1972 था। उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक लाइन जो मैंने, देखो मैंने क्या नोट किया, नोट शॉर्ट नोट्स में समझिए, शॉर्ट नोट्स में मैंने पहला पॉइंट ये लिखा जो मैंने एग्जाम में गलती की थी, समझिएगा। तो शॉर्ट नोट्स का पहला जो आपका कीवर्ड होना चाहिए, जो आपने गलती की एग्जाम में, वो आपको बताना है कि मैंने गलती क्या की, मैंने 1980 माना जबकि सही था 1972। बहुत जरूरी है ये चीज नोट करना। फिर मैं क्या करूंगा, जो सही चीज है वो नोट कर लूंगा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन है, फिर मैं इसमें से एक शॉर्ट नोट्स निकालूंगा। क्या निकालूंगा, जो जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है, NBWL, ठीक है, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ है, ये 1972 के एक्ट से बना हुआ है, तो मैं लिखूंगा NWBL 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये लिखूंगा शॉर्ट नोट्स में। इसमें पीएम अध्यक्ष होते हैं, देखो लिखा है ना कि प्रधानमंत्री द्वारा अध्यक्षता की जाती है, तो मैं ये बात लिखूंगा पीएम अध्यक्ष होते हैं, और ये मेरा नोट्स बन जाएगा, शॉर्ट नोट्स। इस तरीके से मैं क्या करूंगा, शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा। और देखिए मैं अपने शॉर्ट नोट्स आपको दिखा देता हूं, और हर बार मेरा यही सब पढ़ पढ़ के प्री निकला हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हो, ये देखो, ये मेरे शॉर्ट नोट्स हैं। ठीक है, मैंने आईपैड पे ही बेसिकली शॉर्ट नोट्स बनाए, देखो कला एवं संस्कृति के, आप देखोगे उसी तरीके से टू द पॉइंट मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, मैंने टू द पॉइंट अपने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं कला एवं संस्कृति के, आप देख सकते हैं। ठीक है, और प्रॉपर जो गलती हुई उसको लिख दिया कि भैया सूत्र पिटक, है ना, सूत्र पिटक में 5 निकाय हैं, और मेरा गलती ये हुआ था कि इनमें से किसमें महाजनपदों की सूची दी हुई थी, तो मैंने कुछ दूसरा टिक किया था, जबकि सही आंसर अंगुत्तर निकाय था। ठीक है, तो आप ये देखिए, मैंने क्या किया, अपने शॉर्ट नोट्स में उन चीजों को लिख लिया। तो इसी तरह से आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। ये मैंने यूपीएससी हिंदी के टेस्ट से कुछ बनाए हैं, मैंने बहुत सारे, मतलब मैंने यही कहा कि मैंने 2 टेस्ट पेपर बेसिकली सॉल्व किए थे। ठीक है, तो एक इसमें यूपीएससी हिंदी का शॉर्ट नोट्स आपके सामने है, तो आप देख पाओगे, मतलब इस तरह से हम लोग बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा शॉर्ट नोट्स एक बार। ये देखिए, हर चीज है, मतलब इकोनॉमिक्स है प्रॉपर, है ना, आप देख पाओगे, मतलब प्रॉपर है। भीम 2.0 में कोंकणी, भोजपुरी, हरियाणी भाषाओं का भी समर्थन है, प्रॉपर एक एक चीज मैंने शॉर्ट नोट्स में यहाँ पर बनाए हुए हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर देखिए, जैसे ये वाला शॉर्ट नोट्स आप थोड़ा सा देखिए एक बार, है ना,
तो ये क्या है, देखिए जैसे जैसे ये वाला पॉइंट पढ़ो, आरपीए 1951 न कि संविधान एक व्यक्ति को एक से अधिक जगहों से इलेक्शन लड़ने से रोकता है। जैसे क्या हुआ एग्जाम में क्वेश्चन, क्या एग्जाम में क्वेश्चन है कि संविधान भारत में किसी व्यक्ति को एक से अधिक जगहों से इलेक्शन लड़ने से रोकता है। ठीक है, अब मेरे दिमाग में मान लो एग्जाम में लगा कि हाँ यार एक से अधिक, वैसे तो पता है कि यार नहीं है ना, इलेक्शन तो आप लड़ सकते हैं, दो जगहों से लड़ सकते हैं, हम लोग देखे भी हैं कि बहुत जगह पे हम लोग लड़ सकते हैं। ठीक है, मतलब दो जगह से लड़ते हैं। फिर गलत हो गया एग्जाम में, है ना, एग्जाम में मैंने क्या किया, मान लिया कि हाँ भाई संविधान ने ही ये निश्चय किया है, ये निश्चित किया है कि एक व्यक्ति एक जगह से इलेक्शन लड़ेगा। मैंने मान लो एग्जाम में सही कर दिया, वो स्टेटमेंट मान के फ्लो में मैं बह गया। तो मैंने क्या किया, जब इसके शॉर्ट नोट्स बनाए तो मैंने ये चीज प्रॉपर नोट कर दी, ध्यान रहो आरपीए करता है न कि संविधान। और ये चीज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, ये शॉर्ट नोट्स यूटिलाइज करना है सेकेंडरी टेस्ट सीरीज पे। और जब आप सेकेंड टेस्ट देंगे तो आपको क्या काम करना है मैं बता देता हूं, ठीक है, और होने वाला है लगभग, अब वीडियो कंप्लीट होने वाला है। तो आपको क्या करना है, जब आप सेकंड टेस्ट देंगे तो सेकंड टेस्ट पे आपका फोकस क्या रहेगा, एप्टीट्यूड डेवलपमेंट, पहला फोकस जो सेकेंडरी टेस्ट सीरीज है। दूसरा, जो आपने प्राइमरी टेस्ट सीरीज से नोट्स बनाए थे उसका मल्टीपल रिवीजन। तो क्योंकि आपके पास 3-4 पेज के नोट्स रहेंगे, आपने देखा अभी जैसे आर्ट एंड कल्चर को आप देखो, जैसे फॉर एग्जांपल है ना, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, जैसे देखिए आर्ट एंड कल्चर के कितने पेज के नोट्स हैं, एक, ठीक है, दो दो पेज के आर्ट एंड कल्चर के मेरे नोट्स बने। तो मैंने क्या किया, ये 2 पेज भाई रिवीजन करने में मैक्सिमम लगेगा 1.5 से 2 घंटा। तो जब मैं अगली टेस्ट सीरीज दूंगा आर्ट एंड कल्चर की, तो मैं क्या करूंगा, इसको रिवाइज करके दे लूंगा, मल्टीपल रिवीजन कर लूंगा, मुझे याद भी रहेंगी चीजें। मैं अपनी गलतियों को नोट करूंगा, और ध्यान रखिए गलतियों को नोट करूंगा, अगले परीक्षा से पहले जो नेक्स्ट एग्जाम दूंगा उसके पहले अपनी गलतियों को जरूर देख के जाऊंगा। इससे पता है क्या होगा, जब आप देख के जाओगे कि यार एग्जाम में आपने प्रश्न ध्यान से नहीं पढ़ा था, ये वाला प्रश्न ध्यान से न पढ़ने के कारण मेरा गलत हो गया, इस वाले प्रश्न में 1972 सही आंसर था, जबकि मैंने 1980 पर ही फ्लो में टिक मार दिया। पहले ऑप्शन में मैंने केवल सुप्रीम कोर्ट वाली चीज को ध्यान से नहीं पढ़ी। और ये चीज आप जब गलतियां अपनी नोट करते हो, अगले टेस्ट में वो देख के जाते हो, तो आपकी गलतियां कम होती हैं। और समय के साथ जब आप 10-15 टेस्ट दे लेते हो तो आपके नंबर इंक्रीज होने शुरू हो जाते हैं और आप प्री में क्वालिफाई होने के एकदम रास्ते पर पहुंच जाते हो। ठीक है, तो हर नई परीक्षा से आप पहली गलती देख के जाएंगे, हर नई परीक्षा से पहले। और आपको सोर्स नहीं चेंज करना है, ध्यान में रखिए। ये नहीं कि अब एग्जाम आ रहा है तो मार्केट में एक नई किताब आई पॉलिटी की, ऐसा कहा जा रहा है इस किताब से 30 क्वेश्चन आने वाले हैं, और आपने वो सोर्स चेंज कर लिया। नहीं, अपने सोर्सेज से फिक्स रहिए, अपने सोर्सेज से भरोसा रखिए। 2 टेस्ट सीरीज का इस तरह से आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और कोई आपको डाउट हुआ हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। जो मेरे नोट्स हैं वो भी मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है, वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा। जो हमारे देवेंद्र सर हैं, ठीक है, देवेंद्र सर है, मैं उनको एक बार नोट्स गूगल ड्राइव पे दे दूंगा, तो नीचे आप लोग के साथ शेयर भी कर सकते हैं नोट्स। ठीक है, तो आप लोग इसको भी देखिए, और फिर हम लोग मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।